गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इरिटेबल बाउल डिजीज से कैसे बचे, या ऐसा कह सकते हैं कि इसके लक्षण से कैसे बचे, सिम्टम्स ना आने पाए, ट्रिगर नहीं होने पाए। इसके लिए जिस चीज़ से ये होती है उस ट्रिगर फैक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस खाने से हो रही है ये इरिटेबल बाउल डिजीज की जो समस्या होती है। मतलब आपको जो दस्त लगती है या जो कब्ज की समस्या होती है, पेट दर्द, मरोड़, गैस बनना, वो किस कारण से होती है, ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा देखा गया है कि अगर आप अपना चार्ट बनाए, रोज लिखते जाएं, खाने को लिखें, फिर अपने लक्षण को देखें आंत संबंधी, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 70 to 80% केसेस में लोग पहचान पाते हैं कि क्या ट्रिगर है। किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ खाना हो सकता है, उसको लिख लेना है। तो खाने पे फोकस होना चाहिए। मतलब अगर आपको बचाव करना है इस बीमारी में कि लक्षण नहीं आने पाए, तो आप एक पेन ले लें, डायरी ले लें, खाने का पैटर्न नोट करें, जिस खाने से हो रहा है उसको अवॉइड करना है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जैसे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो दूध और दूध की बनी हुई चीज़ों से उनको दिक्कत हो सकती है। दूध है, पनीर है, इसके अलावा छाछ वगैरह हो सकता है, आइसक्रीम वगैरह है, मिठाइयाँ। दूसरा, ऐसे खाने जिसमें ग्लूटीन होता है, मतलब गेहूं का आटा है या गेहूं से जो मैदा बनता है उसकी चीज़ें, या ब्रेड वगैरह हो गया, मैदा और बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो देख लें क्या उससे हो रहा है। एक ये भी ट्रिगर फैक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैफीन जैसे होता है, काफ़ी में होता है, चाय में होता है, काफ़ी लोगों का ट्रिगर फैक्टर वो होता है। काफ़ी लोगों के लिए हाई फैट, ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादा तेल डला रहता है, जैसे नॉनवेज में तेल ज़्यादा डाल लेते हैं, या तो सब्जियों में ज़्यादा तेल रहता है, या फास्ट फूड वगैरह जो मार्केट की चीज़ें हैं उनमें रहता है, अचार वगैरह में। तो ये देख लें कि हाई फैट के कारण तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस कारण से ये समस्या आती है। और दूसरा जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, जो कारण है, वो स्ट्रेस है, मानसिक तनाव के कारण है, डिप्रेशन के कारण है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ज़्यादातर केसेस में बचना है तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, खाने को पहचानना है कि किस कारण से ये बीमारी बढ़ रही है, मेरी होती है, उसको खाने में से हटा दे। और दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। किसी भी हालत में इस बीमारी को लेके या किसी और वजह के कारण आपको तनाव, घबराहट, डर, भय में नहीं रहना है, क्योंकि जैसे ही शरीर में स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है ये बीमारी बढ़ जाती है। फिर ये बीमारी बढ़ती है तो और स्ट्रेस बढ़ता है, फिर और बीमारी बढ़ती है, तो ये विशियस साइकिल चलती रहती है। तो अगर किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो सबसे पहले तो उनको खुशी रहना सीखना चाहिए। डर, घबराहट, उदासी, बेचैनी, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये है कि इस बीमारी से आपके शरीर में कोई भी हार्म नहीं होने वाला है। ना तो शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने वाली है, ना तो आंत के अंदर कोई बदलाव होने वाला है, बेकार बदलाव होने वाला है, ना कोई कैंसर होने वाला है, ना कोई इन्फ्लेमेशन होने वाला है, ना कोई स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हो, परेशान नहीं होते, उदास नहीं होते हो, डिप्रेशन में नहीं जाते हो, तो सिम्टम्स जो आएंगे उससे बचा जा सकता है। और दूसरा कि खाना, डाइट को लिखना है कि किससे दिक्कत हो रही, किससे नहीं होती। ज़्यादातर केसेस में जो बाज़ार की चीज़ें रहती है, जिसमें मैदा डला रहता है, जिसमें ज़्यादा ऑयल डला रहता है, दूध की चीज़ें हैं, काफ़ी हो गया, एल्कोहल हो गया, सोडा वगैरह हो गए, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती है, सोडा, पेप्सी, कोला, मिरिंडा, ये ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह काम करती हैं। जिन खानों में ग्लूटीन होता है, मतलब जो गेहूँ, जौ, राई, इस तरह के खाने, और दूध से बनी हुई चीज़ें, तो इनमें से ट्रिगरिंग फैक्टर को अवॉइड करें और ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको अच्छी लगती हैं, सूट करती हैं। तो जैसे सब्जियां हैं, फल है, या चावल वगैरह हो गया। नॉन वेज में चिकन, मटन, फिश वगैरह, इसमें ज़्यादा तेल वगैरह ना डालें। ये भी देखा है कुछ लोगों को स्पेशल तरह के मसाले, उनसे ये दिक्कत बढ़ती है। कुछ लोगों को प्याज से बढ़ती है, कुछ लोगों को लहसुन से बढ़ती है, कुछ लोगों को मिर्ची से बढ़ती है। तो कहने का मतलब है ट्रिगरिंग फैक्टर खाने का आइडेंटिफाई करना है, उसको हटाना है। और दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो घबराहट है, बेचैनी है, उदासी है, उसको मैनेज करेंगे तो ये इरिटेबल बाउल डिजीज से बचा जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये बड़ी आंत के अंदर एक ऐसी बीमारी है जिसका कारण, एग्जैक्ट कारण हमें नहीं पता। मतलब ये कोई इन्फेक्शन के कारण नहीं होती, कोई इन्फ्लेमेशन के कारण नहीं होती, कोई ग्रोथ, कोई ट्यूमर, किसी चीज़ की कमी के कारण नहीं होती। तो इसलिए इससे बचना, इसके लक्षण से बचने का दो ही तरीका है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करो और सही खाना खाओ। इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो डाइट है, खाने का पैटर्न है, अलग अलग पेशेंट अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि इसमें किसी को दस्त होती है, किसी को कब्ज होती है, किसी को उल्टी आने की समस्या रहती है, किसी को ज़्यादा पेट फूलता है, किसी को ज़्यादा गैस बनती है। और शरीर में जो एंजाइम का लेवल है,
लोगों का अलग अलग तरीके से काम करता है। तो हो सकता है किसी लोगों को किसी चीज़ से फ़ायदा होता हो, किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा होता है। तो आपको क्या फ़ायदा होता है ये आप खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारे पेशेंट्स के लिए सही नहीं रहती। तो ये कुछ तरीके आप मैंने जो बताए, बल्कि 2 तरीके बताए हैं, इनसे आप बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा एक्टिव रहते हो, तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छी नींद लेने से फ़र्क पड़ता है। वेट मैनेजमेंट करने से, मतलब वज़न को सही रखने पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप हाइड्रेट रहते हो, सही क्वांटिटी में पानी वगैरह पीते हो, तो इन सब बातों से भी थोड़ा इसके लक्षण में बचाव में मदद मिलती है। तो इरिटेबल बाउल डिजीज़ किसी को है तो लक्षणों से कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में ये जानकारी थी। थैंक